गुड मॉर्निंग साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से मात्रक हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के बारे में भी हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। तो पहले हम विद्युत धारिता को समझने के लिए पहले हम धारिता को समझते हैं कि धारिता क्या होती है। जैसे हमारे दैनिक जीवन की हम बात करें तो हम कोई बर्तन लें, बर्तन के अंदर हम पानी भरते हैं, तो उस बर्तन के अंदर भरा जाने वाले पानी की मात्रा उस बर्तन की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। तो उस बर्तन की धारिता उसकी कैपेसिटी को कहते हैं, उसके द्वारा किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता। जैसे हमने कोई 5 लीटर का कोई पात्र लिया है, तो उसके अंदर आने वाला जो पानी की मात्रा रहेगी वो 5 लीटर रहेगी, यानी कि उस बर्तन की धारिता 5 लीटर है। ऐसा एग्जाम्पल हम यही जो कॉन्सेप्ट है ये हम किसी चालक के लिए भी यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से में भी कुछ ऐसा ही है। जब हम किसी चालक को बाहर से आवेश देते हैं तो उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम विद्युत धारिता कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे आप लोग देखेंगे कि एक पात्र है और इस पात्र के अंदर हम बाहर से पानी भर रहे हैं। इधर से हम इसके अंदर जो भरा जाने वाला पानी है, तो इसकी कैपेसिटी जितनी रहेगी उतना पानी इसके अंदर आने वाला है। इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी 10 लीटर है, तो इसके अंदर पानी भी 10 लीटर आएगा। जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में हम पानी भरेंगे वैसे वैसे इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मतलब जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका तल बढ़ता जाएगा, पानी का तल बढ़ता जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं कि आपके सामने कोई एक चालक प्लेट है, मेटल की कोई प्लेट है, और इस प्लेट को हम बाहर से आवेश देने वाले हैं। तो जब हम इस प्लेट को बाहर से आवेश देंगे यानी कि चार्ज करेंगे, तो चार्ज करने से जस्ट पहले इसका विभव 0 रहेगा। जैसे कि इधर पानी भरने से पहले यहाँ पर लेवल 0 था, वैसा का वैसा सेम कॉन्सेप्ट कि इधर आवेश देने से जस्ट पहले विभव क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे ही आप आवेश देने लग जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर विभव बढ़ने लगेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि जैसे जैसे आप पानी डालते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर क्या होता जा रहा है, तल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर पानी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, तल से है। वैसे ही यहाँ पर आवेश का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, विभव से है। ठीक है, तो इन दोनों भौतिक राशियों में हमें रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। संबंध हम कैसे बताएंगे कि जैसे दोनों राशियाँ एक साथ बढ़ती हैं, पानी हम बढ़ाते जाएंगे तल भी बढ़ता जाएगा। दोनों राशियाँ बढ़ रही है, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी तो तल भी बढ़ता जाएगा। तो वैसा वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हो रहा है कि हम आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो विभव भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे दो भौतिक राशियाँ जब एक साथ बढ़ती जाती हैं तो उनके बीच रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए हम समानुपाती के चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि आवेश Q समानुपाती V। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम समानुपाती के चिन्ह को हम हटाएंगे तो एक नियतांक लिखेंगे CV। C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। अब यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालना चाहें तो C बराबर आपको मिलेगा Q/V। C बराबर आपको मिलेगा Q/V। यहाँ से C का जो मेन फॉर्मूला आपको मिला है C बराबर Q/V, इस फॉर्मूले के ऊपर आपके बहुत सारे अब ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और आगे के क्वेश्चन भी हम डिफाइन करेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम धारिता की बात जो आपको मिली है C बराबर Q/V, इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। तो धारिता को हमेशा फेरड में मापा जाता है। धारिता का SI मात्रक फेरड होता है। क्या लिखेंगे हम, धारिता का SI मात्रक फेरड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, धारिता का SI मात्रक फेरड होता है। यहाँ से हम धारिता का एक और मात्रक अगर हम निकालना चाहें तो C बराबर क्या है, आवेश बटे विभव।
आवेश बटे विभव, और आप लोग जानते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, तो धारिता का एक मात्रक आपको और मिलेगा, कूलाम प्रति वोल्ट। तो यहाँ से आपका ये एक और ऑब्जेक्टिव तैयार है कि फेरड किसके इक्विवेलेंट होता है, तो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, कूलाम प्रति वोल्ट के। आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 फेरड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट, 1 फेरड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इन दोनों में रिलेशन है, ये हमें याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि धारिता C बराबर क्या होगा, Q/V। आवेश, विभव और धारिता ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं कि धारिता का CGS मात्रक क्या है। ये तो हमने SI मात्रक की बात कर ली, तो SI मात्रक एक तो लिखेंगे आप फेरड, और दूसरा आप इसके इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो है आपकी कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, यहाँ से अब हम एक इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें कि चालक की धारिता से हम क्या समझते हैं। तो किसी चालक के द्वारा आवेश स्टोर करने की क्षमता, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, कि वो कितना आवेश स्टोर कर सकता है, उसको हम उसकी धारिता कहते हैं। धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं और इसका SI मात्रक फेरड होता है, और ये फेरड जो है वो 1 कूलाम प्रति वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। इसका जो फॉर्मूला है C बराबर Q/V होता है। अब हम इसके और जो मात्रक हैं CGS मात्रक, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चालक की धारिता का CGS मात्रक स्थित फेरड होता है, चालक की धारिता का CGS मात्रक स्थित फेरड होता है। ठीक है, धारिता का CGS मात्रक स्थित फेरड होता है, स्थित फेरड होता है, ये आपको याद रखना है। SI मात्रक फेरड होता है, CGS मात्रक स्थित फेरड होता है। यहाँ पर आकर के हम 2-3 ऑब्जेक्टिव और तैयार करेंगे कि आपको कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे आवेश का SI मात्रक, अगर हम आवेश की बात करेंगे तो इसका SI मात्रक कूलाम होता है, और CGS मात्रक की बात करेंगे तो स्थित कूलाम होता है। वैसे ही हम विभव की बात करेंगे तो विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, ये SI मात्रक वाली बात कर रहे हैं अपन, और CGS मात्रक स्थित वोल्ट होता है। ठीक, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि SI मात्रक कूलाम, CGS मात्रक स्थित कूलाम। इधर विभव का SI मात्रक वोल्ट तो CGS मात्रक स्थित वोल्ट है। वैसे ही धारिता का SI मात्रक फेरड तो CGS मात्रक क्या है, स्थित फेरड। ठीक है, अब हमें इनमें रिलेशन बताना है। रिलेशन बताना है किसके अंदर, CGS मात्रक और SI मात्रक में हम संबंध बताने वाले हैं। ठीक है, तो धारिता के CGS तथा SI मात्रक में संबंध कि क्या रिलेशन है, ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा। रिलेशन जो रहेगा वो एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत खास है। तो धारिता के CGS और SI मात्रक में हम संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो रिलेशन बताने के लिए हम जानते हैं कि 1 फेरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट या 1 वोल्ट, ऐसा लिखेंगे अपन। 1 कूलाम किसके बराबर लिखेंगे अपन, 1 कूलाम को हमें क्या करना है, CGS में बदलना है। 1 फेरड बराबर लिखेंगे अपन, 1 कूलाम के स्थान पर लिखेंगे 3 गुणित 10 की पावर 9 स्थित कूलाम। 1 कूलाम बराबर 3 गुणित 10 की पावर 9 स्थित कूलाम। उसके बाद अगर 1 वोल्ट को हम CGS में बदलें तो लिखेंगे 1/300 स्थित वोल्ट। तो ये आपके फिर 2 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे कि 1 कूलाम को हम CGS में बदलेंगे तो क्या वैल्यू आपको मिलेगी, तो 3 गुणित 10 की पावर 9 स्थित कूलाम। वैसे ही 1 वोल्ट को अगर हम CGS में बदलना चाहें तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्थित वोल्ट। 1/300 स्थित वोल्ट। इस 300 को जो कि बटे के फिर बटे में आ रहा है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो आपको मिलेगा 900
इंटू 10⁹ स्थित कूलाम प्रति स्थित वोल्ट बराबर हम लिखेंगे स्थित फेरड। स्थित कूलाम बटे स्थित वोल्ट, इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, स्थित फेरड लिखा है। तो यहाँ से 1 फेरड बराबर आपको मिला है, 1 फेरड बराबर 900 इंटू 10⁹ स्थित फेरड। तो इसे हम लिखेंगे 1 फेरड बराबर 9 गुणित 10⁻11 स्थित फेरड। तो ये रिलेशन है आपका SI यूनिट और CGS यूनिट में, कि SI पद्धति के अंदर धारिता का मात्रक फेरड है, CGS पद्धति में धारिता का मात्रक स्थित फेरड है। तो और ये दोनों इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो 1 फेरड बराबर 9 इंटू 10⁻11 स्थित फेरड, ये इनके बीच में संबंध था। बहुत आसानी से हमने निकाला है, आप लोगों को ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि धारिता का जो फॉर्मूला है वो C बराबर Q/V प्राप्त होता है, यानी कि धारिता बराबर आवेश बटे विभव। वहाँ से हमें धारिता के 2 मात्रक हमें मिले हैं, एक तो मिला आपको कूलाम प्रति वोल्ट और एक है SI मात्रक फेरड, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। इसको हमने CGS में कन्वर्ट किया तो CGS मात्रक स्थित फेरड होता है, धारिता का CGS मात्रक स्थित फेरड होता है। स्थित फेरड और फेरड ये जो SI मात्रक है इनमें क्या संबंध होता है, रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान मैटर है। कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो 1 फेरड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। 1 कूलाम की जगह हम CGS वैल्यू अगर लिखेंगे तो 3 × 10⁹ स्थित कूलाम होती हैं। वैसे ही वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट बराबर लिखेंगे 1/300 स्थित वोल्ट। ये आपके 2 नए ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ से इस 300 का अपन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 900 इंटू 10⁹ स्थित फेरड, एक स्थित कूलाम बटे स्थित वोल्ट, इसकी जगह हमने लिख दिया है स्थित फेरड। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिला है 1 फेरड बराबर 9 इंटू 10⁻11 स्थित फेरड। बहुत आसानी से आप लोगों ने ये रिजल्ट निकाला है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ ये 2 वैल्यू और याद रखना है। 1 कूलाम किसके बराबर, तो 3 × 10⁹ स्थित कूलाम के बराबर। 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो यहाँ से 1/300 स्थित वोल्ट के बराबर है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल यही लेकर के चलना है, ये अपने दैनिक जीवन वाला एग्जाम्पल है कि हम यहाँ पर इस बर्तन के अंदर हम पानी भर रहे हैं, तो इस पानी की कैपेसिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से रहेंगे। वैसे कि वैसे हम क्या लिखेंगे, ये एक चालक है और इस चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पहला पॉइंट लिखेंगे हम, नंबर फर्स्ट धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो नंबर फर्स्ट पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला जो पॉइंट है धारिता को प्रभावित करने वाला वो है चालक के क्षेत्रफल पर। तो हम लिखेंगे कि चालक के क्षेत्रफल पर हमें ये देखना है कि मेनली धारिता मुख्य रूप से कौन कौन से कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कर रही है, धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने का। तो हमें ये एग्जांपल इसी डायग्राम के द्वारा समझना है कि यहाँ पर जैसे इस बर्तन के द्वारा पानी को एकत्रित करने की जो कैपेसिटी है वो मेनली किन चीज़ों पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि धारिता का जो फॉर्मूला आपके सामने C बराबर Q/V है, ये फॉर्मूला, इसमें विभव बटे में आ रहा है, यानी कि हमें क्या समझना है कि विभव जब कम होगा तो धारिता बढ़ेगी, और विभव का यहाँ पर रिलेशन किससे है, तल से है, यानी कि तल कम होना चाहिए। तो तल कम कब होगा, जब एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। बर्तन हम बढ़ा लेंगे तो उसका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, तल कम हो जाएगा, तल कम हो जाएगा यानी कि विभव कम हो जाएगा, और विभव जैसे ही कम हुआ तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस फॉर्मूले से हमें पता है कि धारिता और विभव के बीच में व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। तो हम ये कहेंगे कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता कम हो जाती है, धारिता बढ़ जाती है
कैसे बढ़ जाती हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बर्तन की बात करेंगे और इसका एरिया बढ़ाएंगे तो इसका तल कम हो जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर इसका विभव कम हो जाएगा, और जहाँ विभव कम होगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर तीनों के बीच रिलेशन आपको एक साथ सीखना है कि एरिया, विभव और धारिता। ठीक है, विभव और धारिता में आप जानते हैं कि जब विभव कम होता है तो धारिता बढ़ेगी, विभव कम होता है तो धारिता बढ़ेगी। तो विभव कम कब होगा, जब हम क्षेत्रफल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हमने ये दोनों रिलेशन लिखे हैं कि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चालक के क्षेत्रफल पर पहला पॉइंट है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है। हमें ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं तो उसको आपको समझना है, रटने का प्रयास नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको मिला है क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है, और कैसे बढ़ती है तो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम फिर से पढ़ते हैं, वो है कि चालक के समीप, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हम इसी डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि हमें क्या करना है कि तल यानी कि विभव यानी कि धारिता, ऐसे रिलेट करके आपको पढ़ना है कि यहाँ पर हमें तल नजर आएगा, हम उधर विभव समझेंगे और विभव से हम किसको रिलेट करेंगे, धारिता को रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें तो आपको क्लियर है कि विभव को आप कम करोगे तो धारिता बढ़ेगी। ये बात आपकी कंप्लीट माइंड के अंदर आपको स्टेबल रखना है कि विभव हम कम करेंगे तो धारिता C की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो विभव कम करना यानी कि तल कम करना। तल कम कैसे होगा, तो इसके समीप हम एक और क्या करेंगे, एक और बर्तन ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने एक और बर्तन ले लिया है, ठीक है, और जब दो बर्तन लेंगे, इधर से आप जो पानी भरेंगे वो दूसरे बर्तन के अंदर भी चला जाएगा, यानी कि लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने बर्तन को दोनों को जॉइंट किया है, लेकिन यहाँ पर जब हम किसी एक प्लेट को हमने बाहर से आवेश दिया है, इसके समीप दूसरे चालक को हम रख रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम दोनों प्लेटों को पास पास रखेंगे तो पास रखने से विभव कम हो जाता है, और विभव कम हो जाएगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या लिखेंगे अपन, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से चालक का विभव कम हो जाता है, अतः धारिता C क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर थर्ड पॉइंट, शायद दोनों पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको इस डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करना है। ठीक है, अगला पॉइंट आ रहा है, चालक के परितः माध्यम पर, चालक के परितः माध्यम पर, ठीक है, चालक के परितः माध्यम पर। माध्यम का मतलब होगा कि जो भी आपने प्लेट ली है, जो भी आवेशित प्लेट आपने ली है जिसकी हम धारिता की बात कर रहे हैं, उसके चारों ओर कोई पराविद्युत माध्यम रखें। पराविद्युत माध्यम मतलब कौन से, जो कि कुचालक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं, जिनमें से कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे हम लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी का बुरादा यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, कागज़ यूज़ कर सकते हैं, मोम यूज़ कर सकते हैं, रबर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पराविद्युत माध्यम कहलाती है। तो जब हम किसी चालक के समीप उसके चारों ओर हम कोई पराविद्युत पदार्थ रखेंगे तो उसकी जो नई धारिता रहेगी C' वो पहले वाली धारिता की K गुना हो जाएगी। K उस माध्यम का पराविद्युतांक है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है कि चालक के परितः इतने पराविद्युतांक का हमने कोई माध्यम रखा है तो अब धारिता कितनी होगी, तो K गुना हो जाएगी। इस प्रकार से आपको धारिता की जो तीनों चीज़ें हैं कि किन किन कारकों पर निर्भर करती हैं। नंबर फर्स्ट था क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगी, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, चालक के समीप कोई दूसरा माध्यम रखेंगे तो भी धारिता बढ़ जाएगी, और चालक के चारों तरफ हम कोई पराविद्युत माध्यम रखेंगे तो भी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आज का जो पूरा वीडियो था ये केवल धारिता के ऊपर था। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में गोली चालक की धारिता के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है, और उससे अगले क्लास के अंदर, अगले वीडियो के अंदर हम सीखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, और उसकी धारिता के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। धन्यवाद सभी को।